चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास क्या है और इस पूरे यूनिट में क्या क्या पढ़ाऊंगा, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ाऊंगा। सेंटर ऑफ मास तो है ही तुम्हारा, ठीक है, तुम्हें पता ही सेंटर ऑफ मास क्या होता है। एक आइडिया होगा कि सर पूरे बॉडी का जो मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। पूरे एक बॉडी का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे इसमें, इसमें मैं आपको मोमेंटम के बारे में थोड़ा और पढ़ाऊंगा। मोमेंटम ऑफ सिस्टम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ढंग से करेंगे अपन, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिसपे सवाल बनते ही बनते हैं, और कह लो ऐसा कि बेहतर सवाल बन सकते हैं। अगर किसी और का भी टॉपिक है ना तो इनको इंक्लूड करा करके एक सवाल बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हो गया, ये पूरा ये जो यूनिट है ये इसके बेसिस पे सवाल पूछा जाए, बट इसको मिला करके पूछा जा सकता है। हो सकता है मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हो, पूछ लिया इसको मिला करके, है ना। मैं कह रहा हूँ क्लास 12 के टॉपिक्स 11th को यहाँ से मिला करके जोड़ दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके करना, तभी जाकर के ये चैप्टर बेहतर हो सकता है। ऐसे देखने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ सर सही चल रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है। तो सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, सर सेंटर ऑफ मास होता क्या है। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इन सिंपल वर्ड जो अभी मैंने बताया, द टोटल मास of a body is concentrated at a point, and that point is known as center of mass, ठीक है। क्लियर हो गया सर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और खास बात देखना सेंटर ऑफ मास के बारे में। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, उसी तरह का मोशन कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये बात भी थोड़ा और ढंग से मैं बोलूंगा, रोटेशनल मोशन में इस बात को नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है। अगर बॉडी ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी ऐसे आगे की तरफ जाएगा। अगर बॉडी इधर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी इधर की तरफ होगा, मतलब उसके साथ साथ ट्रेवल करेगा। बात आगे समझ में, इस पॉइंट को भी लिख लो। देखो ये बात तो समझ ही लो, लिखोगे क्या, आगे के अपन जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो काम दे देगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। पता चल रहा है तुम लोग बाद में मुझे परेशान कर रहे हो, तो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। ये पॉइंट आपका रियल भी हो सकता है और ये पॉइंट आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी अपन निकालेंगे जिसमें सेंटर ऑफ मास उसका इमेजिनरी पॉइंट निकल के आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मास मूवमेंट। ये एक टर्म है मास मूवमेंट, ठीक है। इसको देखो मास मूवमेंट को क्या होता है, चलो यहां से देख लो। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई भी m1 मास बैठा है, ठीक है। तो जो हमारी ओरिजिन है वहां से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये लेट सपोज आर वेक्टर है, ये क्या है आपकी आर वेक्टर। तो जो मास मूवमेंट होता है, मास मूवमेंट इज सिंपली दिस m1 इंटू आर वेक्टर। समझ गए बात को, मास मूवमेंट क्या होता है, सिंपली m इंटू आर। और बेशक ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
दूसरी बात अगर हम करें तो सर डायरेक्शन, अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन बच्चों आप लोग साफ साफ देख के बता सकते हो कि सर ये अलोंग दी पोजीशन वेक्टर होगा या अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट होगा। अलोंग दी पोजीशन वेक्टर रखो, अलोंग दी पोजीशन वेक्टर। चलिए नेक्स्ट अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, सर इट इज ऑफ कोर्स केजी मीटर, केजी मीटर। अगर अपन डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा इसका, सर इट इज ऑफ कोर्स एम एल। ठीक है, दिस इज योर मास मूवमेंट, नोट कर लो, इतना कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो एक टर्म था, सिंपल सा टर्म कि मास मूवमेंट होता क्या है। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा टर्म है। अभी सब मास मूवमेंट का मतलब है मास इनटू पोजीशन वेक्टर, जिस भी पोजीशन पे वो बैठा हुआ है। अब इसी के बेसिस पे जो आपका एक टॉपिक निकल के आता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। हेडिंग दीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट पार्टिकल का मतलब समझना क्या है। ये आपको बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है जिसके बहुत सारे मासेस हैं, वो इधर उधर फैले हुए हैं। ठीक है, लेट सपोज उसका m1 मास यहाँ फैला हुआ है, जिसकी पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 है। ठीक है, m2 मास यहाँ फैला हुआ है, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है। m3 मान लो यहाँ फैला हुआ है, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, r3 है। इधर मान लो कोई mn पार्टिकल फैला हुआ है, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, rn है। तो बहुत सारे अलग अलग इस तरीके से बने हुए हैं। अगर ऐसे डिस्क्रीट पार्टिकल्स का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, बड़े आराम से लिख रहा हूं, आर सेंटर ऑफ मास विल इक्वल्स टू समेशन ऑफ मास मूवमेंट, समेशन ऑफ मास मूवमेंट, ठीक है, अपॉन में समेशन ऑफ मासेस। ठीक है, समेशन ऑफ मास मूवमेंट अपॉन में समेशन ऑफ टोटल मासेस। सिंपल सी इतनी सी बात है। अगर इसे मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, सर m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डॉट डॉट mnrn अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। ये क्या निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गया बच्चों आर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास। किसी भी डिस्क्रीट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, समेशन ले लो उसका। ठीक है, इसका मास मोमेंट का और टोटल मास का। ठीक है, इस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो भाई, आई लिख दो यहाँ पे, और यहाँ आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर के n तक जाएगा, यहाँ भी आई 1 से लेके n तक जाएगा। दोनों में से कुछ भी लिखो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज, ये तो मैंने पूरे डिस्क्रीट पार्टिकल्स का निकाल दिया। ठीक है, मान लो ऐसा केस होता है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास किधर है वो बताइए। मतलब कि जैसे एक्स एक्सिस में क्या है, इधर की तरफ जो है, सिर्फ इधर का बताओ कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो एक्स एक्सिस वाला आप ऐसे निकाल सकते हो, सर एक्स सेंटर ऑफ मास विल इक्वल्स टू m1x1 m2x2 m3x3 प्लस डॉट डॉट mnxn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn। समझ गए बात को। वहीं अगर मैं लिखूंगा y सेंटर ऑफ मास, तो बड़े आराम से तुम ये बात कह सकते हो कि सर m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस डॉट डॉट mnyn अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn। करेक्ट। अगर तुमसे कोई कहे जेड सेंटर ऑफ मास निकालो तो वो भी लिख सकते हो क्या, सर इट इज ऑफ कोर्स m1z1 m2z2 m3z3
डॉट डॉट अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn तक। करेक्ट बच्चों? ये तीनों बातें बड़े आसानी से तुम कह सकते हो। सर आपका z सेंटर ऑफ मास ये होगा, y सेंटर ऑफ मास तो ये हो जाएगा, ठीक है, और x सेंटर ऑफ मास आपका ये हो जाएगा। तो ये आपके हो गए r सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया बात? ठीक है। अब देखो इसके बेसिस पे ना एक छोटा मोटा सवाल करवाओ, मजा नहीं आता यार, ठीक है। अगर तुम्हें फील नहीं आया टॉपिक तो मैं बताओ एक सवाल करा दूंगा। क्या सवाल करा सकता हूँ? इसके बेसिस पे क्या होगा सवाल, मैं आपको दे दूंगा भाई ये 2 kg मास है, ये 3 kg मास है, ये 5 kg मास है, ये यहाँ से पोजीशन वेक्टर कोई 2i कैप प्लस 3j कैप है, ये 4i कैप है, ये 6j कैप है, ऐसे ही दे दूंगा। पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दे दिया, तुम्हें कहा मैंने कि चलो सेंटर ऑफ मास निकालो। क्या सिंपली वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते, है ना? ऐसे क्वेश्चंस मॉड्यूल में ट्राई कर लेना, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब इसके बाद ये जो टॉपिक है ना, ये जरूरी नहीं है कि तुम इसको करो, इसको तुम इसका रिजल्ट तुम याद रख सकते हो, ठीक है। क्या ये रिजल्ट याद रखने वाली चीज है? देखो अभी जो मैंने निकाला एक डिस्क्रीट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल, ठीक है। अगर इस डिस्क्रीट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, ऐसा समझो अभी मैंने सेंटर ऑफ मास निकाला इस डिस्क्रीट पार्टिकल्स का, ठीक है। और अब मेरा दूसरा टारगेट क्या है कि मैं यही मास मोमेंट निकालना चाह रहा हूं, बट कहां से निकालना चाह रहा हूं? सेंटर ऑफ मास से। जो इसका सेंटर ऑफ मास आया ना, आर सेंटर ऑफ मास, मैं यहां से इसका मास मोमेंट निकालना चाह रहा हूं। तो हमेशा इसका मास मोमेंट का जो समेशन ऑफ मास मोमेंट होगा वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। बाकी मैं करके दिखाता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं थोड़ा अगर करके दिखाऊंगा तो ज्यादा फील आएगा तुम्हें। समेशन, एक काम करते हैं अपन, प्रूव कर रहे हैं ना, चलो प्रूव दैट समेशन ऑफ मास मूवमेंट with respect to r center of mass is 0, ठीक है। प्रूव दैट समेशन ऑफ मास मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर सेंटर ऑफ मास इज 0। अगर वहां से देखोगे तो क्या चीज निकल के आएगा? सर 0 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा देखते हैं जरा फटाफट से। तो ये आपका हो गया भाई, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। एक मास मान लेते हैं अपन, यहाँ पे m1 है, ये r1 वेक्टर पे है, ये मान लेते हैं m2 है, ये r2 वेक्टर पे है, इधर मान लेते हैं कोई भी mn है, ये आपका rn वेक्टर पे, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, निकाला इस पूरे का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकाला। लेट सपोज वो r सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आता है, ठीक है। यहां पे जो मास है वो है आपका कैपिटल R, ठीक है, दैट इज टोटल मास, दैट इज टोटल मास। और ये जो पोजीशन है आपकी, ये पोजीशन हो गई आपकी आर सेंटर ऑफ मास, ठीक है बच्चों। ये पोजीशन हो गई आर सेंटर ऑफ मास, ये आपका टोटल मास है, और ये m1 m2 m3, ठीक। अब इसके रिस्पेक्ट पे अपन क्या कर रहे हैं? सर समेशन ऑफ मास मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो अब मेरा ओरिजिन क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। इसके बेसिस पे निकालते हैं। तो लेट सपोज ये आपका जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा R1 माइनस आर सी, यही हो जाएगा, है ना। R1 माइनस आर सी, फाइनल आपका R1 है, इनिशियल आपका आर सी है, ठीक है। सिमिलरली यहां से यहां जाओगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों? सर R2 माइनस, ये आपका R2 वेक्टर था, R2 माइनस आर सी, करेक्ट। सिमिलरली यहां जाओगे, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा बच्चों? सर Rn माइनस आर सी, करेक्ट हो गया, ठीक है सर। अब फटाफट मास मूवमेंट लिख देते हैं, जो भी आपका निकल के आएगा। मास मूवमेंट बड़े आराम से आपने कहा था, मास इनटू दैट पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पे मास मूवमेंट लिखे जरा। तो सर m1 इंटू R1 माइनस आर सी प्लस
m2 इंटू r2 माइनस rc प्लस mn rn माइनस rc। rc ऑफ कोर्स r सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। जरा इसको देखते हैं अब आगे, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा m1 r1 माइनस का m1 rc प्लस m2 r2 माइनस का m2 rc mn rn माइनस का mn rc। करेक्ट बच्चों, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब बड़े आराम से लिख सकते हैं इसको, सर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn, और इधर की तरफ मैं माइनस का rc को कॉमन ले लूं तो क्या लिखाएगा सर, m1 प्लस m2 प्लस mn, यही लिखाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफ कोर्स इट इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn। r सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हैं सर, r सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस mn, और इधर भी क्या है आपका मल्टीप्लाई में m1 प्लस m2 प्लस mn। देखो बड़े आराम से ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। और ये सारा पॉजिटिव में है, यहाँ नेगेटिव का साइन दिख रहा है, ये सब किसमें है, नेगेटिव में है। तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि समेशन ऑफ मास मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज कम्स आउट 0। और सवाल करने में इसको यूज जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ कर लो, नोट कर लो इसको, इसमें कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, चलिए नोट करिए। अगला टॉपिक बढ़े या नोट कर रहे हो अभी इसको, बढ़ूं आगे, चलो अगला टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस, नोट कर रहे हो बेटा, अगर नोट कर रहे हो तो फिर रुक जाते हैं ना थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग इज सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस ऑफ 2 पॉइंट मासेस। देखो अब दो मास आपके पास रखा हुआ है, लेट सपोज यहां पे आपका रखा है m1 और यहां पे आपका एक मास रखा हुआ है m2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको दे दिया इन्होंने d, ठीक है। एक m1 मास रखा हुआ है, एक m2 मास रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है d है। आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको इनके बीच का, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो सर इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, देखो जरा, तो सबसे पहले ना एक लाइन ज्वाइनिंग बना दो इनका, ये एक लाइन ज्वाइनिंग हो गया इनका m1 m2 का। मैं मान लेता हूं, देखो एक बात हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि सर अगर m1 m2 है तो ऑफ कोर्स ये बात है, जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन सेगमेंट है ना, जो उनको ज्वाइन कर रहा है उन पे ही होगा, ठीक है, जो ज्वाइन कर रहा है उन पे ही होगा, समझ के बात को, ठीक है सर। तो फटाफट मान लेते हैं ये वाला कोई पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये वाला कोई सा भी पॉइंट है और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो लेट सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x1, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी d माइनस x1, ठीक है। यहाँ x1, चलो इसको मैंने x2 लिख दिया है, हालांकि मैं दोनों तरफ से आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ कि क्या होगा, x1 x2 दोनों के वैल्यू निकाल के बता दूंगा। तो मैंने मान लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, x1 है, तो मुझे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता है कि सर r सेंटर ऑफ मास इज ऑफ कोर्स m1। अगर ये m1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये x1 होगी, करेक्ट, m1 x1 प्लस ये वाली क्या हो जाएगी बच्चों, m2 इंटू d माइनस x1, करेक्ट, अपॉन में टोटल मास, दिस इज ऑफ कोर्स m1 प्लस m2। जरा देखो यहाँ क्या आया सर, m1 x1 प्लस m2d
माइनस का m2x1। ओ हो, कुछ रिजल्ट गलत निकल के आया है यहाँ पे। ये लगाएंगे तो हमारा मनचाहा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। मनचाहे रिजल्ट के लिए थोड़ा सा काम इसमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो दो मासेस हैं, एक को मैंने मान लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x2 है। अब समझो यहां से ये क्या है, ये मैंने माना क्या है, एग्जैक्टली ये मैंने क्या माना है, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास से मास की पोजीशन, हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से मास की पोजीशन। अभी इससे पहले जस्ट मैंने टॉपिक कराया था, सेंटर ऑफ मास से अगर मास की पोजीशन देख रहे हो और उसका मास मोमेंट निकालते हो तो क्या निकल के आता है, 0। क्या उसको लगा के निकाल सकते हो, निकालो, करो करो, अभी जस्ट टॉपिक सिखाया है। आ गया, अगर उतना भी नहीं सोच पा रहे हो तो एक तरीका और है हमारे पास। एक तरीका और क्या है, सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, d है। तो एक काम कर लेते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूं ये 0,0 है, तो ये बड़े आराम से d,0 हो जाएगा। 0,0 है, ये क्या हो जाएगा, d,0। y एक्सिस तो यहाँ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, x एक्सिस है। तो x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकाल लो। m1 की पोजीशन क्या है जो तुमने याद किया सर, तो m1 इंटू x1, x1 क्या है सर, ये तो 0 है, प्लस m2 इंटू x2, x2 की पोजीशन क्या है सर, ये तो d है, अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। तो तुम्हारा x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकल के आ गया m2d अपॉन में m1 प्लस m2। यही आ रहा था, x1 क्या मान लिए, हाँ तो पॉइंट निकल के आ गया ना आपका, पॉइंट क्या निकल के आ गया, x एक्सिस है तुम्हारा m2d m1 प्लस m2 और y एक्सिस क्या है आपका 0। तो सेंटर ऑफ मास बड़े आराम से लिख सकते हो सर m2d अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा 0। ये आपका क्या निकल के आ गया, सेंटर ऑफ मास। समझ गए बात को, ठीक है सर। ये तो मान लो हो गया x1, ये क्या हो गया आपका x1। वही अगर आप x2 निकालो तो x2 कितना निकलेगा बच्चों, सर x2 में मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, सर x2 कितना निकलेगा, x2 आपका ऑफ कोर्स की बात है ये हो जाएगा m1d अपॉन में m1 प्लस m2, यही हो जाएगा। अरे जब d में उसको माइनस करेंगे तो घूम फिर के तो यही आएगा, है ना। तो ये आपका x2 है और ये आपका x1 है। x1 कितना है m2d अपॉन में m1 प्लस m2। देखो एक बहुत प्यारा रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये आपका x है, ये आपका x2 है, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं, ठीक है। एक बहुत प्यारा रिजल्ट है, देखो क्या है, x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू m2d अपॉन में m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1d अपॉन में m1 प्लस m2। दिख रहा है तुम्हें, सर कैंसिल हो गया, d से d क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब कि x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू m2 बाई m1, करेक्ट। x1 बाई x2 किसके इक्वल आ गया, m2 बाई m1 के। बहुत प्यारा रिजल्ट है ये, याद रखने वाला रिजल्ट है ना। या तो ऐसे भी कह सकते हो कि सर x1 m1 इज इक्वल्स टू x2 m2, ठीक है। इस रिजल्ट से तुम्हें क्या पता चला, इस रिजल्ट से तुम्हें यह पता चल रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना ज्यादा मास होगा, समझ रहे बात को, सेंटर ऑफ मास उतना ही शिफ्ट होगा। मतलब जिधर जितना ज्यादा मास होता है ना, उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है। समझ गए, मतलब कि उस मास से उस एक्स की पोजीशन क्या होगी, उतनी ही कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये बता रहा है। जैसे इधर बहुत ज्यादा हैवी मास है
ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी सेंटर ऑफ मास की, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा हैवी मास होगा उतना ही ज्यादा उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से क्या होगा, कम होता चला जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, इस बात को तुम लिख भी सकते हो, मैं लिख देता हूं कि सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड closer to heavier mass, to heavier mass and far away from the lighter mass. ये बात आई समझ में कि जिधर की तरफ मास जितना ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको ये बता रहा है। ये x क्या है सर, ये x वो डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ मास से मास की है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वहां से जो m की डिस्टेंस है उसे हमने x कहा है, और ये x और m क्या है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मास जितना ज्यादा होगा ये डिस्टेंस उतना ज्यादा उतना ही कम होगा। करेक्ट बात? ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आगे, नोट कर लो इसको, नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे y एक्सिस का सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। एक सवाल हो जाए इसकी बेसिस पे, देखो ये क्वेश्चन, दो मासेज हैं आपके पास, एक है m1 और ये एक है m2। ठीक है, मैंने m1 मास को किसी x डिस्टेंस तक खींच दिया। ठीक है, m1 मास को किसी x डिस्टेंस तक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आपको ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट इन m2 कितना हो जिससे इसका सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। जो पहले इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी वही सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अब भी रहे, तो इसके लिए हम m2 को कितना डिस्प्लेस करेंगे। समझ गए बात को? सवाल लिख देता हूं, इफ m1 is displaced x, then what is the displacement of m2 such that the center of mass will not change। ठीक है बच्चों, ये सवाल है, जरा सा सोचो और करने की कोशिश करो। नहीं वो नहीं दिया बेटा, m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बस ये बताया गया है कि मैंने इसको x डिस्टेंस आगे खींचा। तो एक काम करो, x1 लिख दो ताकि तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाए। x1 हो गया, यानी m1 x1 डिस्प्लेस हुआ है, तो m2 कितना डिस्प्लेस होगा। चलिए करिए, जरा लगाइए दिमाग, देखिए सॉल्यूशन। देखो क्या होगा, m1 को x1 डिस्प्लेस किया गया है तो m2 को कितना डिस्प्लेस करें जो सेंटर ऑफ मास आपका सेम रहे। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में फटाक से घंटी बजनी चाहिए कि m2 को किधर डिस्प्लेस करना है। m2 को इधर डिस्प्लेस करोगे या इधर डिस्प्लेस करोगे, जरा कॉमन सेंस से बताओ, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से m2 को किधर डिस्प्लेस करना चाहिए, इधर की तरफ या इधर की तरफ, बताओ। इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे या इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, जरा सोचो बेटा। उसको तो हमने इधर शिफ्ट कर दिया, अगर इसको भी उधर ही लेके जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो पोजीशन आगे नहीं बढ़ जाएगी। जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वही पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए, इसके लिए m2 इधर लेके जाएंगे। ये बात आई सुन। अरे अभी तो मान लो यहाँ पर है, ठीक है ना, अभी मान लेते हैं यहाँ है, इस जगह पर है, m2 को अगर तुम आगे शिफ्ट कर दो तो ऑफकोर्स ही बात ये आगे चला जाएगा। करेक्ट, इससे अच्छा क्या है, इसको पीछे शिफ्ट कर दो ताकि जो पोजीशन है वहां का वहीं रहे। ठीक है, चलो तो सर ऑफकोर्स की बात है m2 को मैं किसी x2 डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दूंगा। करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इनिशियली मैं मान लेता हूं, इनिशियली मैंने मान लिया कि यहां जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसका m1 से डिस्टेंस था आपका x1, काम करो कैपिटल x1 कर दो x1, और m2 से डिस्टेंस था x2, ठीक है। तो इनिशियली आप बड़े आराम से लिख सकते हो सर m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। अभी मैंने एक इक्वेशन बनाई थी ना x1 by x2 इज इक्वल्स टू m2 by m1, तो वहीं से मैंने लिख दिया m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2, करेक्ट। दिखा भी देता हूं कहां से, इस वाले इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सर m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2, ठीक है। तो यहां पे m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 ये आपका इनिशियली था, करेक्ट। अब जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट बढ़ाई तो m1 कितना चला गया सर, m1 चला गया x1 प्लस स्मॉल x1, करेक्ट, इतना ही चला गया। अब चूंकि आपने कहा है कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए तो दिस शुड बी इक्वल्स टू m2 x2 प्लस x2, करेक्ट, ये होना चाहिए। और अगर ये होना चाहिए, जरा इसको ओपन करो सर, m1 x1 प्लस m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 प्लस m2 x2। अब तुम बड़े आराम से कह सकते हो सर दिस m1 x1 m2 x2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां से x2 की इक्वेशन, x2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, x2 कम्स आउट m1 x1 अपॉन में m2। क्या यही है आंसर, यही आंसर, समझ आया बात। x2 कितना डिस्प्लेस होगा, m1 x1 अपॉन में m2, ताकि किसी तरह का कोई चेंज देखने को ना मिले। समझ आया बच्चों, क्लियर हुआ फंडा। एक सवाल और हो जाए इसमें, ये एक तरीके से कह सकते हो कि पूरा जो एक्सिस एक्सिस वाला फंडा था ना, मतलब पॉइंट मास इधर है कहीं भी फेंका हुआ है डिस्क्रीट पार्टिकल्स लाइक, तो उनका अपन ने निकालना सीख लिया, उसके बेसिस पे यही बन सकते हैं। एक सवाल और दे देता हूं, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। सवाल है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ एक मास है, यहाँ एक मास और यहाँ एक मास है। यहाँ मान लो 1 ग्राम का मास है, यहाँ मान लो 2 ग्राम का मास है, यहाँ पे मान लो 3 ग्राम का मास है, और यहाँ मान लो 4 ग्राम का मास है, ठीक है। इसकी पोजीशन ऑफ कौन सी बात है, 0,0 है। इसकी पोजीशन लेट सपोज 4,0 है, तो आप तुम्हें पता चली गया। और इसकी पोजीशन क्या है, 0,4 है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 4,4 होगी। तो ये सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स के वजह से तुम्हें बताना है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। चलिए बताइए जरा, इन सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स की वजह से इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, निकालिए फटाफट, मुझे आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर है 2.4, 2.8। एक्स सेंटर ऑफ मास आपका 2.4 है, वाई सेंटर ऑफ मास आपका 2.8 है। बड़े आराम से निकाल सकते हैं सर, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर, m1 x1 1 इंटू 0 प्लस m2 x2 2 इंटू 4 प्लस m3 x3 3 इंटू 0 प्लस m4 x4 4 इंटू 4 अपॉन में से टोटल मास। टोटल मास कितना होगा, 1 2 4 3, टोटल 10, करेक्ट। कितना आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है सर 24/10, ये तो जीरो ही हो गया, ये जीरो ही हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 16 और 8 24, 24/10 दैट इज 2.4। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आया, 2.4। सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास कितना आएगा सर, दिस विल कम्स आउट 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन में 10। ये कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 चौका 16, 28, 28 आ गया, 28/10 2.8, यानी कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे होगा। अच्छा इसमें एक चीज तुम्हें देखो, हाँ मजा भी आएगा है ना, एक चीज और फील भी कर लो। ये अपना एक मान लो एक स्क्वायर था, ठीक है। अब इस स्क्वायर का अगर मैं सेंटर ऑफ मास पूछूं तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा सर, कंटिन्यूअस बॉडी का हमेशा उसके सेंटर पे होता है।
तो होना कहां चाहिए था बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास? यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पोजीशन लिखूं तो इसका आधा इसका आधा क्या हो जाएगा 2,2, यही हो जाएगा 2,2। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास आ कहां रहा है सर? इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है 2.4 2.8, मतलब 2.4 यहां से थोड़ा इधर और 2.8 मतलब थोड़ा ऊपर, मतलब यहां कहीं आ रहा है क्या? 2.4 कॉमा 2.8 दिख रहा है सर? सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हो गया? जिधर की तरफ हैवियर मास है। नीचे मास देखो 1 ग्राम 2 ग्राम, ऊपर देखो 4 ग्राम 3 ग्राम। नीचे टोटल 3 ग्राम है, ऊपर टोटल 7 ग्राम है, तो ऑफकोर्स ये बात है सेंटर ऑफ मास को कहां शिफ्ट होना चाहिए? ऊपर की तरफ। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी है, चलो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी, इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहां पे लेट सपोज कोई मास है, कंटिन्यूअस बॉडी है, इस तरीके से बना हुआ है। तो इसकी लेट सपोज पोजीशन वेक्टर जो है यहां से, नहीं पहले बात कर लेते हैं। सर ये कोई कंटिन्यूअस बॉडी है ना, मुझे इसका शेप पता है। अगर शेप पता होता तो कह देते सर ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, करेक्ट। शेप पता नहीं है। अब बहुत सारे पार्टिकल होंगे इसके पास, ऐसा बात तो नहीं कि गिन के 5-6 पार्टिकल हो जो समेशन ऑफ मास मूवमेंट कर दे, m1 m2 m3 m4, ये भी नहीं कर सकते। फिर क्या करें जो इसका सेंटर ऑफ मास निकल जाए, है ना। तो तुम सबको मैथ्स का एक टर्म पता है, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सर यहाँ कैसे आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 मास होंगे बच्चों, बताओ जरा, ये छोटे छोटे मास भरे हुए होंगे, करेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है, इन सबके वजह से क्या सेंटर ऑफ मास होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर? सर समेशन ऑफ मास मूवमेंट अपॉन में टोटल मास। तो एक काम करते हैं अपन, बिल्कुल छोटा सा मास यहां से कट कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा मास, और ये मास है मेरा मान लो डीएम, ठीक है। और इस डीएम की पोजीशन अपन देख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर कितना है, लेट्स सपोज आर वेक्टर है, R1 ही आर वेक्टर, ठीक है। तो ठीक है सर, अब तो मास मोमेंट में लिख देता हूं। मास मोमेंट क्या होता है सर? मास इनटू दैट पोजीशन वेक्टर, तो मैंने लिख दिया डीएम इनटू आर। अब ये डीएम मास भरा हुआ है पूरा का पूरा, तो क्या करेंगे सर? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। लिमिट क्या होनी चाहिए? वो जैसा बॉडी होगा उस हिसाब से पुट करेंगे लिमिट, ठीक है। चलो आगे, अपॉन में टोटल मास। टोटल मास इसका कितना होगा सर? वो तो गिवन ही होगा, और नहीं गिवन है तो कर लो, कोई बात नहीं, डीएम का इंटीग्रेशन। समझ के बात को? क्या करोगे? डीएम का इंटीग्रेशन कर लो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आर सेंटर ऑफ मास फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी। बात आई बच्चों समझ में? दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो मजे मजे के लिए एक टॉपिक उठा लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड की वजह से सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये भी बता देता हूं। एम मास का रॉड है और यूनिफॉर्म रॉड है, एल लेंथ है उसकी। मैंने कहा कि ये जो रॉड है, रॉड की मास आपको दी हुई है m, और लेंथ इसका l है, और बिल्कुल सही यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? हालांकि बच्चे चला के कह देंगे सर ज्योमेट्रिकल पॉइंट होगा इसका, तो और ज्योमेट्रिकल पॉइंट क्या होगा? L/2 होगा। लेकिन मुझे L/2 नहीं सुनना है, मुझे ये स्टेप से निकाल के देखना है। ये इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें लिमिट समझ में आए कि सर लिमिट कहां से कहां पुट करनी होती है, ठीक है। चलो करो जरा। चलो देखो, सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड है, कैसे करेंगे?
सर जैसे इसमें आपने डीएम मास का टुकड़ा काटा था वैसे इसमें भी डीएम मास का टुकड़ा काटूं? हाँ भाई, टुकड़ा मैंने काट लिया ये डीएम मास का। लेट सपोज इस एंड से जो इसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है? एक्स है। ठीक है, वो डिस्टेंस क्या है? एक्स है। या तो ऐसा कर लीजिए, या तो एक और तरीका है, इसमें मैं क्या करूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के कर दूं। हालांकि दोनों ही आसान तरीके हैं। अब चूंकि मैंने प्रॉपर आपको कोऑर्डिनेट्स के जरिए समझाया तो मैं यहां भी आपको कोऑर्डिनेट्स के जरिए समझा देता हूं। ये मान लो आपका वाई एक्सिस है और इधर लाइन जो है इधर आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका 0,0 और मैंने यहां कहीं टुकड़ा, थोड़ा सा टुकड़ा काटा है डीएम मास का, जो कि कितने कोऑर्डिनेट पर है, मान लो यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। तो ऑफकोर्स ये बात है सर, ये कितना आएगा? x,0। यानी कि आपने ये बात तो फिक्स कर दी कि y सेंटर ऑफ मास क्या है आपका? 0 है। x सेंटर ऑफ मास कुछ होगा, वो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपली इस x की वैल्यू मुझे निकाल लेनी है। करेक्ट बात? ठीक है सर, निकालते हैं। सबसे पहले डीएम मास कितना होगा? तो आपने बताया था कि ये जो मास है, ये जो रॉड है, इस रॉड की मास है भाई कितनी है? कैपिटल M, और लेंथ कितना है? L दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा L लेंथ में M मास है। L, इस बात को ढंग से सीखना, L लेंथ में कितना मास है? M मास है। तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा? सर इट इज ऑफ कोर्स M बाई L। सर इस X लेंथ पे कितना होगा? इस x लेंथ के लिए हाँ, मैंने यहाँ dx ले लो ना, dx ले लो। तो dx लेंथ है, यहाँ पे dm मास है। इस dx लेंथ के लिए कितना होगी? प्रॉपर x नहीं काट सकते हैं। इस dx लेंथ के लिए कितना मास होगा? सर इट इज ऑफ कोर्स m बाई एल इंटू dx। तो आपकी dm की वैल्यू निकल के आ गई सर m बाई एल इंटू dx। ठीक है, अब इस चीज को वहां पुट कर दो। ये वाला कट जो किया है ना वो dx है, ये लेंथ तो x है, बट ये जो हमने छोटा सा टुकड़ा कट किया है ये dx है, और इस dx का मास dm है। ये छोटा सा टुकड़ा dx है और इसके अंदर जो मास है वो मास आपका dm। समझ गए बात को? तो ये वो निकल के आ गया कि इस dx, इस छोटे से टुकड़े में ये जो dm मास है वो dm मास कितना होगा? m बाई एल dx। हर एक पॉइंट को ढंग से क्लियरली समझना। ठीक है ना? ये कौन सा डीएम मास है? ये डीएम मास छोटे से टुकड़े का है, छोटे से टुकड़े में जो हमने डीएक्स का काट रहा है। ठीक है, पुट करिए वैल्यू। तो आर सेंटर ऑफ मास में ऑफकोर्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीएम सर m बाई एल इंटू dx। डिस्टेंस कहां से कहां तक? ये जो r था, r क्या था आपका? ओरिजिन से। तो ये कितना है r आपका? x है इंटू x। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? पूरे रॉड की बात कर रहे हैं, L लेंथ है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? एग्जैक्टली सर 0 से L। ठीक है, अपॉन में टोटल मास, उसका इंटीग्रेशन लगाना है लगा दो। हालांकि हमें पता ही है टोटल मास कितना है, कैपिटल है। अब देखो क्या हो जाएगा सर, ये m कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, l भी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगा अपॉन में m, लिमिट यहाँ है 0 से l की, m से m कैंसिल आउट हो गया। तो x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक की है? 0 से l, और बाहर 1 अपॉन l भी है। तो 1 अपॉन l, l स्क्वायर बाई 2, l से ये कट गया। जो r सेंटर ऑफ मास है वो कितना निकल के आ गया? l बाई 2। मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा? सर l बाई 2 पोजिशन पे होगा। ये r सेंटर ऑफ मास लिखा है, हालांकि ये क्या है? x सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आपने क्या लिया है? x एक्सिस। दिस इज ऑफ कोर्स x सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और y सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका? सर वो तो 0 है। यानी कि जो आपका r सेंटर ऑफ मास है वो क्या निकल के आ गया? सर वो निकल के आ गया l बाई 2, 0। या आप बड़े आराम से कह सकते हो जिसका सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा? सर वो होगा l बाई 2 की पोजीशन पर। यहां से यहां तक का l बाई 2 पोजीशन होगा, तभी वो सेंटर ऑफ मास होगा। बात आगे समझ में? चलो, ये एक तो मैंने सिखा दिया, अब एक तुम करके दिखाओगे।
इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? दूसरा आप लोग लिखो भाई। अच्छा, इसके बेसिस पे वैसे मैं एक बात कह दूं, जितने भी आपके सिमेट्रिक फिगर हैं उन सब का सेंटर कहां होगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। समझ के बात को, इस बात को लिख लो। इन अ सिमेट्रिकल सिस्टम, इन अ सिमेट्रिक सिस्टम, if mass distribution is uniform, in a symmetric system, if mass distribution is uniform, then center of mass lies, then center of mass lies at its geometrical center, at its geometrical center. ठीक है? जैसे सर मान लो ये एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके सेंटर पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ये क्या क्या हो सकता है? मान लो डिस्क मैंने बोल दिया, या मैंने सॉलिड स्फीयर बोल दिया, है ना, या मैंने तुमसे कहा हॉलो स्फीयर है, या मैंने आपको कह दिया रिंग है भाई। ठीक है, जो भी स्फीयर है उन सब का कहां होगा? सर सेंटर पर होगा। ठीक है, मान लो ये किस तरीके से ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सर इसके सेंट्रॉइड पे, जो इसका है ज्योमेट्रिकल सेंटर। करेक्ट। मान लो ये एक स्क्वायर है, इसका कहां पर होगा? सर इसका जो डायगोनल जहां कट कर रहा है, बिल्कुल यहां पर होगा इसका। ठीक है, बना लीजिए। इससे बेसिस पे एक सवाल दे देता हूं, तब मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना आया और कितना रह रहा है। नोट तो कर ही लिया इसे, तो एक सवाल लिख लो। क्वेश्चन है, ये अपन ने ट्रायंगल ले लिया बच्चों, ट्रायंगल मतलब कि एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है। अच्छा, अभी जो तुम बात कर रही थी सर, आपने लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, लेमडा, ये जिस चीज की बात कर रही है बेटा, उसे अपन कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, m/l। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। यही हमेशा दिया हुआ रहता है, मास नहीं दिया होता है, जनरली लेमडा दिया होता है, जिससे आपको ये बताया जाता है कि मास पर यूनिट लेंथ इतना है। समझ गए? बस इतना ही लेमडा। वो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आपने पढ़ा होगा। क्या क्या पढ़ा था सर? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रो। करेक्ट, वही चीज है। तो ये तीन वायर आपको दी हुई है। ठीक है, और क्या, और ये दिया हुआ है कि भाई इसका जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लेमडा, और लेंथ इसकी दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, इसका भी लेमडा ही दिया हुआ है, ये भी 5 मीटर की वायर है, और इसका 2 लेमडा दिया हुआ है, और ये है वायर कितने मीटर की होगी? 6 मीटर की। ठीक है, सवाल है, फाइंड पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। चलिए फाइंड आउट करिए जरा। बच्चों ये जो सवाल है ना, ये सवाल कॉमन सेंस का है। ठीक है ना, ये सवाल कॉमन सेंस का, अगर आपने सेंटर ऑफ मास में थोड़ा भी अपना कॉमन सेंस यूज किया है, आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले कह दिया कि ये रॉड कैसी है? सर ये रॉड यूनिफॉर्म है। अच्छा, यूनिफॉर्म रॉड है, सिमेट्रिक है, मतलब कि इसका कहां लाई करेगा? सेंटर पे। लेकिन हर जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लेकिन हर एक वायर का तो सेम है। मतलब कि सर अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो इस वाले वायर का सेंटर ऑफ मास तो यहां आएगा। अगर ये 5 मीटर है तो कितने लेंथ पर होगा? सर 2.5 मीटर, 2.5। करेक्ट, ठीक है सर। इसका भी सेम वैसा ही आएगा बच्चों, बताओ। ठीक है, और इसका कहां आएगा? सर इसका भी बिल्कुल सेम आएगा, यहां। यही होगा। कितना कितना मास है? सर यहाँ पे 5 लेमडा, यहाँ पर है 5 लेमडा, और यहाँ पर है 12 लेमडा। ये समझ में आया ना? लेमडा इंटू लेंथ मास हो जाएगा, है ना, क्योंकि सर लेमडा इज इक्वल टू होता है m/l, तो ऑफ कोर्स की बात है m क्या हो जाएगा? लेमडा l।
अब सिस्टम को देखो जरा, यहाँ 5 लेमडा 5 लेमडा, यहाँ क्या है 12 लेमडा, ये 3 मास है। अब इन तीनों मासों से सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो पहले काम करते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो ठीक है, एक मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो लेंथ होगी, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया, ये वाली लेंथ मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ 4 मीटर। आधे लोग का दिमाग घुमा क्या, सर 4 मीटर कैसे लिख दिया, है ना सर, पाइथागोरस, ये 5 है, और ऑफ कोर्स बात ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये वाला कितना हो जाएगा 3 मीटर, ये 5 ये 3 और ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है सर, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ आएगा, लाइन ज्वाइन करो, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर आएगा। अब चूंकि पहले से ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स की बात है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट यही होगा, मतलब ये यहां से यहां ये किस पॉइंट पर आएगा सर, ये आ जाएगा 2, मैं 2 मीटर लिख देता हूँ, ये कहाँ पे आ जाएगा सर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा हो जाएगा कितना आपका 2 मीटर। करेक्ट बात, अरे इतनी तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है ना आपको, सर ये हो गया 2। अब देखो तुम्हारे पास क्या बचा, एक सर यहाँ पर बैठा है और एक आपका यहाँ बैठा है, इन दोनों के बेस से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। यहाँ कितना लेमडा बैठा है सर, यहाँ बैठा है 10 लेमडा, यहाँ कितना लेमडा बैठा है 12 लेमडा, 10 लेमडा ही तो बैठा है 5 और 5, और यहाँ कितना बैठा है 12 लेमडा, तो 10 लेमडा और 12 लेमडा की वजह से सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं सर, कैसे निकाल सकते हैं, दो मास हैं उसके वजह से सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस कैसे निकाल सकते हैं सर, वो निकाल सकते हैं m2d अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, चलो लगाते हैं सर, तो ये हो गया x सेंटर ऑफ मास कम्स आउट m2d 12 लेमडा, d कितना होगा, ऑफ कोर्स बात है 2 मीटर होगा सर, है ना, अपॉन में m1 प्लस m2 10 लेमडा प्लस 12 लेमडा, कितना आ गया बच्चों 12/11 आ गया क्या, हाँ 12/11 आ गया, 12/11 मीटर पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, मतलब कि इस कहीं पोजीशन पर होगा। ठीक है, समझ आ गई सारी बातें, आगे बढ़े हम लोग अब। चलो अब तुम लोग का टास्क है, फटाफट निकाल दो, बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग, ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग, बताइए कितना होगा। यूनिफॉर्म हाफ रिंग है, बना देता हूं, रिंग दिखने में कुछ हाफ रिंग है तो रिंग हाफ वाला कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और इस हाफ रिंग की वजह से आपको बताना है कितना होगा सेंटर ऑफ मास, निकालिए। सर सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग कैसे निकालेंगे, इसको मैं अगले पेज में करता हूं। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग, ठीक है, ये आपका रिंग हो गया है ना, और रेडियस आपको गिवन है सर, जो रेडियस है वो रेडियस कितना है आपका r है, रेडियस आपका r है, मास आपको गिवन है कैपिटल है। अब इसमें बहुत सारे मास के पार्टिकल्स होंगे, तो अपन क्या करेंगे सर, एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेंगे, छोटा सा टुकड़ा कहाँ कट करेंगे सर, यहाँ कहीं कट करेंगे, छोटा सा टुकड़ा यहाँ कहीं कट कर रहे होंगे, और छोटा कर लेते हैं इसको जरा, हाँ छोटा सा टुकड़ा आप सर यहाँ कहीं कट कर रहे होगे, करेक्ट, और सेंटर से अगर इस टुकड़े को देखोगे, ठीक है, लेट सपोज ये छोटा सा टुकड़ा जो आपका ये वाला है हॉरिजॉन्टल, उससे लेट सपोज थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला टुकड़ा कितना बनाएगा सर, ये वाला टुकड़ा लेट सपोज आपका डी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, बाहर ही लिख देता हूं, ये वाला टुकड़ा आपका डी थीटा एंगल बना रहा है।
और रेडियस आपका आर है, तो बड़े आराम से आप एक बात कह सकते हो कि सर ये वाली जो चीज है ये आपकी हो जाएगी आर डी थीटा। करेक्ट, यही हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है क्या हो जाएगा आर डी थीटा। अगर ये आर डी थीटा है तो सर इसका मास आपका कुछ डीएम होगा। ये डीएम मास कितना होगा आप निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? पूरे के पूरे पाई आर में एम मास था। पाई आर ही तो होगा इसका लेंथ, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। तो पाई आर में एम मास था, एक यूनिट में हो गया सर एम बाई पाई आर। तो सर आर डी थीटा में कितना होगा? आर डी थीटा में एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, डीएम मास की वैल्यू आ गई एम बाई पाई इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, एम बाई पाई डी थीटा। अब लगा दो आर सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक और चीज, सेंटर ऑफ मास अपन निकाल तो रहे हैं है ना, लेकिन यहां पे देखो एक्स भी निकालेंगे और वाई भी निकालेंगे। क्योंकि रिंग है, ये वाला मैंने मान रखा है वाई एक्सिस और ये वाला मैंने मान रखा है एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस, एक्स सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास सारे बच्चों को पता है क्या कितना निकल के आएगा सर? एक्स सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आएगा? ये इधर की तरफ है आपका एक्स एक्सिस, इधर की तरफ है आपका वाई एक्सिस। तो एक्स सेंटर ऑफ मास चलो निकाल लेते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आएगा? तो एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए कौन सी बात है, इंटीग्रेशन डी एम एक्स अपॉन में टोटल मास कितना है सर एम है। ठीक है, डीएम कितना निकल के आ रहा है सर एम बाई पाई डी थीटा अपॉन में एम। ठीक है, ये जो आर डी थीटा है इसकी लेंथ कितनी है? कहां से सर? इस एक्सिस से कितनी लेंथ है इतनी तो बताओगे। ये हॉरिजॉन्टल से कितनी है? तो एक्स वाली जो लेंथ है निकालेंगे फटाफट से। सर अगर ये वाली चीज थीटा थी और यहां से यहां तक की चीज आर थी, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये वाली जो लेंथ है वो आपकी आर का कॉस थीटा, और ये वाली जो लेंथ है ये सीधी ऐसे, ये क्या हो जाएगा बच्चों आर का साइन थीटा। करेक्ट, तो अगर आप एक्स एक्सिस में देख रहे हैं तो इट इज आर का कॉस थीटा। वैल्यू पुट करो तो सर एक्स आपका हो गया आर का कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक आप देने वाले होंगे सर? अगर आप यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाते हो तो जीरो से पाई, जीरो से बच्चों पाई पुट करो, जीरो से पाई। तो एम बाई पाई कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, अंदर इंटीग्रेशन हुआ है, आर भी कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है कॉस थीटा डी थीटा का, जिसमें लिमिट बैठानी है जीरो से पाई तक की। बाहर में टोटल मास क्या है एम है, तो एम से एम कैंसिल आउट, आर बाई पाई बच्चों कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा होगा सिर्फ और सिर्फ। और लिमिट कहां से कहां तक है जीरो से पाई। क्या अब मुझे कुछ करने की जरूरत है सर? साइन जीरो तो जीरो ही होगा, साइन पाई भी क्या होगा जीरो ही होगा, यानी एक्स सेंटर ऑफ मास आपका बड़े आराम से आ गया सर जीरो। मतलब कि ये बात तो कंफर्म हो गई, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं ना कहीं इस वाले लाइन में होगा, यहां कहीं नहीं हो सकता है। एक्स की वैल्यू क्या है जीरो, तो फटाफट आप वाई सेंटर ऑफ मास निकालो। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर? इंटीग्रेशन डी एम वाई अपॉन में टोटल मास एम, लिमिट जीरो से पाई तक की। डीएम कितना निकला था सर एम बाई पाई इंटू डी थीटा। वाई क्या है बच्चों सर? वाई है आर का साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में टोटल मास क्या है एम है, लिमिट कहां से कहां तक की है जीरो से पाई तक। तो सर एम बाई पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो रहा है, आर भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो रहा है साइन थीटा डी थीटा का, अपॉन में एम है, सबको दिख गया, एम से एम कैंसिल आउट, आर बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक की है जीरो से पाई। क्या दिख गया सबको
सर माइनस का cos पाई, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अरे 1 ही तो होती है, माइनस का 1 वहां बैठ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस के अंदर माइनस का cos 0, cos 0 वैल्यू कितनी होती है? आंसर कितना आ रहा है? 2 आ गया, और 2 आ गया तो यहां कितना आ गया? 2r/पाई। तो यहां से आपका y सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? सर ये आ गया 2r/पाई। ठीक है, बात आगे समझ में? नोट कर लीजिए। अगर मैं इसको एक बार दोबारा से यहाँ रिप्रेजेंट करूं तो रिप्रेजेंट करके अपन दिखा सकते हैं कि अगर ये आपका एक यूनिफॉर्म हाफ रिंग है तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, अगर ये आपका वाई एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास आपका यहां कहीं होगा। अगर कोऑर्डिनेट लिखूं तो 0,2r/पाई। अब तुम्हारा दिमाग में सवाल आएगा, सर ये तो रिंग था, रिंग का तो यहाँ मास है ही नहीं, तो सारा का सारा मास वहां कैसे कंसंट्रेटेड हो गया? आना चाहिए ना। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए ये बात तुमने पहले लिख के बता दी थी कि सर इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, तो वो इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास है। बात आ गई समझ? नोट कर लो। एक और टास्क दे दूं। अगला टास्क है तुम्हारा क्वार्टर रिंग का, बता दो क्वार्टर रिंग। क्वार्टर रिंग बस तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है ये क्वार्टर रिंग। बच्चों क्वार्टर रिंग में क्या हो जाएगा? सर 0 से π/2 की लिमिट बैठेगी, है ना। और अगर 0 से π/2 की लिमिट बैठेगी तो ऑफकोर्स सी बात है सर, यहाँ साइन थीटा वाले को अगर हम देखें 0 से π/2 अगर आप रखोगे तो ये सर r/पाई तो बचेगा, है ना। मतलब कि एक तो आपका कंफर्म हो गया कि सर एक्स एक्सिस में तो r/पाई बचेगा। वहीं अगर π/2 अगर तुम यहां रखते तो π/2 कितना होता है? 0, और 0 कितना होता है? 1, यानी यहां भी r/पाई बच जाता। यानी कि बड़े आराम से कह सकते हो क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास r/पाई, r/पाई। मतलब जरा अगर मैं फिगर बनाऊं जरा, यही तो होगा क्वार्टर रिंग। तो क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है? इधर से भी r/पाई, इधर से भी r/पाई, मतलब यहां कहीं आ रहा होगा। ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, दैट इज r/पाई, r/पाई। ठीक है, क्या इसके अलावा पूरी चीजें सिमेट्री बन गई हैं? तो तुम एक बात और भी कह सकते हो, सर जो सेंटर ऑफ मास वाली जो एक्सिस होगी ना, उसके इधर उधर सिमेट्री बन जाएगा। क्या यहां भी सिमेट्री बन गया? आई बात समझ में? क्या रॉड में भी सिमेट्री बन गया था? बन गया था ना। तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सिस होगी ना, उसके इधर उधर क्या बन जाएगा? सिमेट्री बन जाएगा। बात आई समझ? चलिए, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि अगर सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है मतलब कि सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। इसका निकाल दो, बताओ। अच्छा, यूनिफॉर्म डिस्क नहीं बोलूंगा, डिस्क का तो बोल दो सर सेंटर पे होगा। यूनिफॉर्म हाफ डिस्क है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। तो डिस्क का कैसे निकलेगा सर? ऐसे होगी डिस्क, और ये पूरा का पूरा इसमें एम मास भरा है। रिंग में क्या था? खाली था, तो तुमने आर डी थीटा लगा लिया। अब ये क्या है? पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। समझ के बात को? डिस्क है, छोटा सा टुकड़ा। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। सर ये पूरा भरा हुआ है,
इसमें किस तरीके से निकालेंगे, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ोगे डीएम मास का, कहां से कहां तक पकड़ोगे सर, लेट सपोज ये छोटा सा टुकड़ा अपन ने कट कर लिया, डीएम छोटा सा टुकड़ा आपने यहां से ऐसे कट कर लिया। अब ये बात क्लियर हो गई कि सर इससे ऊपर पूरा मास भरा हुआ है बच्चों, लेकिन ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये अंदर से खाली है। समझ गए बात को? अरे आया कि नहीं आया बात? ठीक है, अब ये डिस्क जो है, डिस्क होता है ना ऐसे होता है, अब उस छोटे से टुकड़े से तुम निकालना चाह रहे हो, तो चलो इतना बता दिया, यहां से आप निकाल सकते हो। मास तुम्हारा m दिया हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्क है ये। अब जरा ट्राई करो, इससे पहले जो मैंने डेरिवेशन की है इसका, जिसके अंदर पूरा खाली है, उसका जो सेंटर ऑफ मास निकल के आया उसको तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो जरा जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ही पुश करोगे तो याद आ जाएगा। देखो कैसे निकलेगा सर, आओ, ये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काटा है, रेडियस आपको पता है इसका, रेडियस कितना है, रेडियस है कैपिटल आर। मैंने ये जो छोटा सा टुकड़ा काटा है, लेट्स सपोज इसका रेडियस है आर। ठीक है, तो हमारा सर सबसे पहले टारगेट होता है कि इस डीएम मास की वैल्यू निकालना। करेक्ट बच्चों, यही तो टारगेट होता है। सर इस डीएम मास की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लेते हैं इस डीएम मास की वैल्यू कितनी होगी। पूरे के पूरे पाई आर स्क्वायर बाई 2 में कितना मास है, एम मास। क्योंकि पूरा भरा हुआ है ना, तो मैं किसकी बात करूंगा, एरिया की। किसकी बात करूंगा, एरिया की। तो एरिया देखो यहाँ पे क्या है, पूरे के पूरे पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही तो होगा। उसमें कितना मास है, एम मास है। तुमने यही लगाया था क्या? अच्छा चलो देखते हैं फिर कहाँ गलती करी। तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा सर, m बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? आपको कितने में निकालना है सर? आपको ये छोटा सा जो आपका हिस्सा है उसका निकालना है। ये छोटा सा हिस्सा कितना है, 4r बाई पाई, थोड़ा सा के लिए चुप भी तो, बस बिल्कुल थोड़े से भी। ठीक है, 4r बाई 3 पाई आएगा। ठीक है, हाँ कहा था मैं। तो 1 यूनिट का कितना निकल के आएगा सर, 1 यूनिट का निकल के आएगा 2m पाई आर स्क्वायर। ये वाला जो हिस्सा इसका कितना निकल के आएगा सर, इसका मैंने जो छोटा सा कट किया है उसको मैंने नाम दे दिया dr, और ये ऐसे r है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये दिस इज ऑफ कोर्स r dr। ये मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं सर, ये r dr कैसे हो गया है? r dr मैंने यहां लिख दिया, ये बात कितने लोग समझे? r dr नहीं, इट्स पाई r dr। हाँ, अब कितने मेरे ये बात समझ गया, इट इज सर पाई r dr। समझो कैसे मैंने लिखा, इसको जब तुम ओपन करोगे ऐसा, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को तुम ऐसे ओपन करो, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी पाई आर। सेमी सर्कल है, ऐसे घुमा हुआ है, उसको सीधा हमने कर दिया तो लेंथ तो पाई आर हो गई। और यहां से यहां तक ये जो चौड़ाई मैंने क्या माना था, dr, तो इसका एरिया कितना निकल के आ गया सर, पाई आर dr आ गया। करेक्ट, तो पाई आर dr में कितना होगा सर, ये हो जाएगा 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, जो डीएम मास है आपका, डीएम मास बच्चों कितना निकल के आ गया सर, ये निकल के आ गया 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। करेक्ट, क्या निकल के आ गया, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। ठीक है, अब लगाते हैं आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। देखो इसमें एक्स सेंटर ऑफ मास तो होगा नहीं है ना, वो निकालने से हमें कोई फायदा नहीं है, हम सीधा वाई सेंटर ऑफ मास पे फोकस करते हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा कि सर इसमें एक्स सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले निकाल दिया कि ये क्या है, रिंग है, और रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये जो छोटा सा टुकड़ा मैंने कट किया वो मेरे लिए रिंग ही तो है, इसका कहाँ पर होगा, हाँ वाई एक्सिस में। और कितना होता है सर, बड़े आराम से कह सकते हो सर, इसका जो टोटल मास है, ये जो डीएम मास है ना, डीएम मास, ये डीएम मास कहां पर होगा सर, ये होगा एट अ डिस्टेंस 2r बाई पाई। करेक्ट सर, ये जो डीएम मास है वो अच्छा इस सबका मास तो डीएम वही तो होगा, सारा का सारा मास सर वहां कंसंट्रेटेड है क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, अभी हमने निकाला है। और ये यहां से यहां कितनी पोजीशन पर होगा सर, 2r बाई पाई। ये जस्ट अभी हमने पीछे
डिराइव कर लिया था। करेक्ट, यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है, तो पुट करते हैं सारी चीजें। तो सर y सेंटर ऑफ मास ही होगा और dm इंटू वाई अपॉन में टोटल मास जो भी है आपका m मैंने दिया तो m। dm कितना है सर 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर इंटू वाई। वाई कितना होगा बच्चों? अगर यहां मैंने स्मॉल आर लिया है, दिस इज ऑफ कॉस 2r बाई पाई। वाई की वैल्यू वही तो होगी। वाई क्या होता था सर? उस मास का ओरिजिन से डिस्टेंस, और यहाँ का जो डीएम मास वो सारा कहाँ कंसंट्रेटेड है सर? इस पॉइंट पर, क्योंकि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास वही होता है। मैंने इसलिए कहा था वो वाली वैल्यू यूज आएगी। तो बड़े आराम से तुमने यहाँ लिख दिया सर दिस इज 2r बाई पाई, ठीक है। अपॉन में टोटल मास कितना है? लिमिट कहां से कहां तक की होगी? 0 से पाई होगी क्या? 0 से पाई होगी क्या? लिमिट ही तो बैठाना सिखाना है तुम्हें। बताओ लिमिट कहां से कहां तक होगी? तुमने कहां से कहां तक लगाया? 0 से पाई, 0 से r, ठीक है। तुमने इतने छोटे सा का निकाला ना, और तुम्हें कहां तक जाना है सर? मुझे तो पूरे में जाना है, तो 0 से r निकालोगे ना, ठीक। r ही तो वेरिएबल है यहाँ पे। यही लिमिट के लिए मैं कह रहा था, लिमिट बैठाना आना चाहिए। अभी समझ में आया? ठीक है। तो सर 2m बाई कैपिटल R स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, पाई भी बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 2 4, m बाहर आ गया, और ऊपर कुछ नहीं सर, और ऊपर कुछ भी बाहर नहीं आएगा। नीचे क्या बाहर आएगा सर? पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया आर स्क्वायर डी आर, और अपॉन में क्या है? यही है बच्चों। m से m कैंसिल आउट हो गया, 4 बाई पाई आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? आर क्यूब बाई 3 अपॉन 0 से r। कितना निकल के आ गया सर? 4r क्यूब अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू 3। तो ये और एक कट गया, कितना आ गया सेंटर ऑफ मास सर? y सेंटर ऑफ मास आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 4r बाई 3 पाई। आई बात समझ? और x सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका सर? वो तो 0 ही है। x सेंटर ऑफ मास क्या है आपका? वो तो 0 है। बात आई बच्चों समझ में? हाँ, रिंग कैसे मान रहा हूं? डिस्क ही होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। इस बात को थोड़ा गौर से समझ लेते हैं, पूरे गौर से समझते हैं भाई। ये डिस्क है बेटा, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। यहां से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा कट किया, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा कट करके हटा देंगे इसको। ये टुकड़ा कट किया है बस, और उस टुकड़े को मैंने हटा दिया, तो उसके लिए तो अब खाली जगह ही बचा ना। ये मैंने देखो, इसलिए मैंने अलग पेन से दिखाया। ये जो ब्लू वाला कट है ना, इस कट को मैंने अलग से निकाला है। इसके अंदर ऐसा नहीं किया मैंने कि भाई यहां ऐसे रखे और ये पूरा नीचे का कट करके बाहर निकाले, ये नहीं किए। क्या किए? बीच से कट मार करके पूरा बस ये छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाला। आई बात समझ? ऐसा मत सोचो कि सर आपने यहाँ कट लगाया मतलब इसके नीचे का सारा हिस्सा काउंट कर रहे हो, ना ना ना, सारा हिस्सा नहीं काउंट कर रहा हूँ, बस ये छोटा सा जो मैंने 2 लाइनें खींची, बस मैंने उसी को निकाला बाहर, ठीक है। चलो, हो गया बच्चों। अगर अपन इसे ऐसे देखें, आपको ये चीज भी आप पता चल गई कि अगर सर ये एक डिस्क है, तो डिस्क का जो यूनिफॉर्म जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा सर? सेंटर से 4r बाई 3 पाई डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। एक और डेरिवेशन कराऊंगा ताकि थोड़े कॉन्सेप्ट्स और हो जाए, बाकी मैं आपको कहूंगा लिख लेने के लिए। ये नोट हो गया? एक छोटा सा और लिख लो। हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर, क्योंकि एक मैंने आपको लीनियर सिखा दिया, एक मैंने आपको ये एरियल हो गया, एरिया वाला, इसमें बच्चों सिग्मा आएगा, ठीक है। ये एरियल हो गया,
और तीसरा मैं आपको वॉल्यूम वाला सिखा देता हूँ। तो हॉलो हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, यूनिफॉर्म है बच्चे ना, यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर। ट्राई करना चाहोगे क्या? सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर। चलिए ट्राई करिए। देखिए यहां ध्यान दीजिए, एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर कैसा होता है? ऐसे होता है कि हेमिस्फीयर, ठीक है। और आपको इसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये अपन ने एक्स एक्सिस मान ली, ये अपन ने वाई एक्सिस मान ली, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स कहाँ होंगे? सर पार्टिकल्स ना ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे हुए होंगे सारे, ठीक है। तो अगर आप मान लो कहीं ये वाला पार्टिकल कट कर रहे हो, है ना, छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे कट कर रहे हो, लेट सपोज मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया, और रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपका आर है। ये यहां से जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है डी थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल तो दिया हुआ है तुम्हें थीटा, और ये वाला जो एंगल है वो डी थीटा है। रेडियस आपका गिवन है कि कैपिटल आर है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये चीज क्या हो जाएगी, आर डी थीटा, ठीक है। लेकिन सर ये तो रिंग जैसा हो जाएगा फिर, तो क्या अंतर आएगा? सेम ही आएगा? नहीं, सेम नहीं आएगा। अंतर क्या आएगा? देखो रिंग क्या था, वहां पूरा खाली था, यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बैठ रहा है भाई। जो पार्टिकल होंगे ना, पार्टिकल कुछ इस तरीके से होंगे पार्टिकल, समझ रहे बात को? सर पार्टिकल ना एक सर्कल छोटा होते जा रहा है, यहाँ बड़ा सर्कल है, धीरे 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 ऊपर जाते जाते सर्कल छोटा होते जा रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैंने यहाँ थीटा लिया, अगर ये वाली डिस्टेंस आपकी आर है, तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, आर का कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, आर का साइन थीटा, करेक्ट। अगर आप ये वाला उठा रहे हो तो ये आपकी आर का कॉस थीटा है, ठीक है, और आर के कॉस थीटा के हिसाब से आप निकाल लो। ये मैंने ज्यादा आगे एक्सटेंड कर दिया है, इतना आगे नहीं होगा भाई। ठीक है, ये आर का कॉस है, ये आर का साइन थीटा। देखो जरा इसका रेडियस निकल के आ गया ऊपर वाले का, ठीक है। अब बड़े आराम से चीजों को मैं रखता हूं। तो पूरा का रेडियस था पाई आर स्क्वायर, तो हमें पता है कि सर 2 पाई आर स्क्वायर में हेमिस्फीयर का, हॉलो हेमिस्फीयर का क्या है, ये एरिया है भाई। स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हेमिस्फीयर का आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम मास है, तो 1 मीटर में कितना हो गया सर, एम बाई 2 पाई आर स्क्वायर। आपको कितने में निकालना है? इस वाले छोटे से टुकड़े को पकड़ो जरा, कैसा दिख रहा होगा सर, ऐसा होगा, करेक्ट। और इसकी लेंथ कितनी होगी सर, ये वाली तो आपने मान रखी है, ये आपकी आर डी थीटा है, ठीक है। अब बट ये जो ऐसे जो घूम रहा है वो वाली लेंथ कितनी होगी, रेडियस आपको पता है, वो वाली लेंथ कितनी होगी सर? ऑफ कोर्स ही बात है 2 पाई आर, एक सर्कल ही तो बन रहा है, एक सर्कल ही तो बन रहा है, तो ऑफ कोर्स ही बात है यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो होगी 2 पाई आर, नहीं आर का कॉस थीटा, करेक्ट, क्योंकि सर्कल धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर का कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा इज इक्वल्स टू एम बाई 2 पाई आर। इसमें कितना मास होगा सर? इसमें मास होगा एम बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू दिस 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ये आपका डीएम मास का वैल्यू निकल के आ गया,
m बाई, काटो ना, जो कटता है उसे काटो, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर से ये दोनों कट गया, बचा क्या सर, ये बचा आपका m cos थीटा डी थीटा, ये आपका डीएम मास निकल के आ गया सर m cos थीटा डी थीटा। अब r सेंटर ऑफ मास निकालना, बस वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना सर, y सेंटर ऑफ मास ही तो होगा, x होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन dm इंटू वाई अपॉन में टोटल मास m है, dm कितना है आपका सर m का cos थीटा डी थीटा, y एक्सिस कितनी है r का sin थीटा, अपॉन में टोटल मास m। सर कहां से कहां तक देख रहे हो सर, यहां से शुरू करेंगे और पाई तक जाएंगे, तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, तो एम आर कॉन्स्टेंट था, बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 0 से पाई अपॉन में है m से m कट गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं यहां पे थोड़ा इंटीग्रेशन बता देता हूं, मैंने साइन थीटा को t मान लिया है ना, तो जैसे मैंने साइन थीटा को t माना है, मुझे बताओ कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, t dt हो जाएगा, t dt नहीं dt हो जाएगा ना, अरे साइन थीटा मेरा t हो गया, तो dt कॉस क्या आ जाएगा, गधेड़ो, ऐसे कर दिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, और साथ में डी थीटा भी तो रहेगा, ये क्या आ गया dt आ गया, तो साइन थीटा आपका t है, कॉस थीटा डी थीटा आपका क्या आ गया dt आ गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, यानी कि टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, यही हो जाएगा ना, t क्या था आपका साइन थीटा था, तो यहां पे बड़े आराम से लिख सकते हैं सर, इंटीग्रेशन आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक की है आपकी, 0 से पाई, क्या 0 से पाई तक की थी लिमिट हमारी, कितनी थी, नहीं 0 से पाई बाई 2 होगी ना, 0 से पाई क्यों करेंगे, पाई बाई 2, हाँ, तो ये कितना निकल के आ गया बच्चों 1/2, अच्छा आर भी तो है, हाँ वही सोचता हूँ, ये रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं लग रहा है, तो यहां से आपका जो वाई सेंटर ऑफ मास है वो कितना निकल के आ गया r/2, ये तो सर ऐसे भी आ जाता, कैसे आ जाता बेटा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, किसको, अच्छा जी, तो ये साइन 2 थीटा बन जाता, साइन 2 थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा को क्या करता, अच्छा तो क्या बनता, डिफरेंशिएट करके नीचे को 2 थीटा को, और ये कर दिया तो मैंने बहुत टफ हो गया, नहीं मतलब वो मुझे वो लगता है कि भाई वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैंने ये बताया भाई टी मान लो, इसको डिफरेंशिएट करें dt हो गया टी डी टी स्क्वायर बाई 2, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना निकल के आ गया r/2, क्लियर हो गया यहां तक सर। अगर एक आपका हेमिस्फीयर है तो यहां पर आपका जो सेंटर ऑफ मास आएगा और वो बिल्कुल सेंटर पर आएगा, डेट इज r/2, बात आ गई बच्चों समझ में, कुछ का अब लिख लो, सबका डेरिवेशन अब जरूरी नहीं है, कुछ हमने कर लिया है, हाँ अच्छा लिमिट समझ में आया, यहाँ 0 से π/2 क्यों रखा हमने, एक सर्कल ही तो है, दोबारा उधर जाओगे तो वहीं चले जाओगे ना, हाँ डाउट आ रहा है बताओ, अरे नहीं नहीं गलत है, गलत डाल दिया, डाउट नहीं, तुम्हारा बात सही है, ये डाउट क्या, हर बार यही कर रहा हूं, क्या बात कर रहे हो, यहां भी कर रहा है क्या, यहां कहां कर रहा है, उसे पीछे कर रहा है, इस पे
इसमें कहाँ किया, 0 2 r/π था। इससे पहले तो 0 था नहीं आपका। अभी अभी गलती हुई थी यार, तूने सब में कर दिया 0 r/2। ठीक है, चलिए अब सर लिख लो यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होगा बच्चों, उसका लिख लो सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8। 3r/8 सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8। लिख लिया। कोन का भी लिख लो, सॉलिड कोन का लिख लो। एक काम करता हूं मैं बना के दे देता हूं। उसका तो लिख लिया ना तुमने, इसका सॉलिड हेमिस्फीयर का लिख लिया, सॉलिड कोन का भी लिख लो। कोन में ऐसे लिख लो, इसका यहां पर होगा कहीं सेंटर ऑफ मास, जो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा h/4, और अगर ऊपर से देखोगे तो ये आ जाएगा 3h/4। ठीक है, हॉलो कोन का भी लिख लो, हॉलो कोन का भी लिख लो। हाँ यही तो है सॉलिड कोन। क्या डेरिवेशन देखना है, 3r/8 है सॉलिड स्फीयर, h हाइट है, 3r/8 था सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर, स्फीयर है, डिस्क है, रिंग है, इन सबका तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, लेकिन जो ऐसे हुए हेमिस्फीयर हो गया या हाफ रिंग हो गया, इन सब का अलग अलग होता है। ठीक है, चलो सॉलिड कोन का लिख लिया ना, हॉलो कोन का भी लिख लो, h/3 और 2h/3। हॉलो कोन है, यहां कहीं होगा, ये वाली डिस्टेंस आपकी h/3 है और ये वाली डिस्टेंस आपकी 2h/3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट विथ कैविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैविटी, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट विथ कैविटी। सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट विथ कैविटी, मतलब बच्चों अब तुम्हारे पास जो केस है वो कुछ ऐसा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इस तरीके से मान लो कोई एक बॉक्स रखा है, ये पूरा तो भरा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा भरा हुआ है, बट यहां पर एक इस तरीके से खाली स्पेस है, कैविटी आ गया, यहां पे क्या है, खाली स्पेस है। अब इसके वजह से इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये आपको निकालना है। निकाल लोगे क्या, क्या सीधा बताना शुरू कर दूं, सर ये सोच से बाहर लग रहा है ना, चलो कोई नहीं बता देता हूँ। देखो इसमें ना एक मैं ऐसी बात करूंगा जो तुम्हें फिजिक्स से सोच के लगे सर कैसी बात कर रहे हो, लेकिन मैं बस इसलिए करूंगा उस बात को ताकि मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना सकूं, समझ गए बात को। तो इसका कॉमन सेंस वैसे लॉजिकली देखा जाए उन सबसे लेना देना नहीं है, बस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैं उस चीज को बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने मान लिया ये वाला जो भरा हुआ है इसको मैंने नाम दे दिया सिग्मा, सिग्मा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और अंदर क्या है, जीरो है ना, अंदर क्या है, जीरो है, तो अंदर में लिख देता हूं इसमें माइनस का सिग्मा,
अभी लग रहा होगा इलॉजिकल, सर किसी में नेगेटिव मास कैसे आ सकता है ना, लग रहा हो ना सर इस किसी में नेगेटिव मास कैसे आ सकता है। तो ये बस मैंने किस लिए करा है, ताकि चलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना सकूं। इस बात को भी तुम्हें समझा देता हूं कैसे सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा। यहां पर आपको मैंने कह दिया कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है बच्चों एम्प्टी स्पेस, जहां कुछ भी नहीं है, कुछ मास वोस कुछ नहीं है। यहाँ पे तुम कहोगे सर यहाँ तो जीरो है, तो इस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, सिग्मा माइनस सिग्मा, यही तो लिखोगे, सिग्मा माइनस सिग्मा पूरे का सर सिग्मा होगा, उसमें से इसका जो माइनस सिग्मा होगा माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यानी अब मैं इस पूरे उसको ऐसा लिखना चाह रहा हूं, भाई एक मेरे पास एक पूरा एक कार्डबोर्ड होगा, इसमें भरा हुआ है पूरा एम मास, ठीक है, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, इसका आपको दिया हुआ है सिग्मा, और इसमें मैं ये सर्कल वाला ऐड कर रहा हूं जिसकी रेडियस आपको गिवन है आर है, ठीक है, और इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो है माइनस का सिग्मा, ठीक है, और इन दोनों को जैसे मैं ऐड करूंगा तो उससे ये बनेगा। अभी आई बात समझ में, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो। ट्राई करना चाहोगे, चलो थोड़ा सा ट्राई करो, ट्राई करो, एक काम करो, मैंने आपको दे दिया कि भाई इस वाले का मास लेट सपोज m1 है, m है और एरिया a है, ठीक है, और इस वाले का जो मास है वो है m1 और एरिया है a1, ठीक है। अब आपको निकालना है, कुछ भी नहीं है, ढंग से सोचो तो, थोड़ा सा करके दिखाऊं क्या, थोड़ा सा क्या पूरा ही करके दिखा देता हूं, कोई हिंट नहीं, पूरा पूरा ही देख लो। तो अगर मुझे x सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा सर, मैं करूंगा एक सिंपल सा काम, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2, करेक्ट बच्चों, यही काम करूंगा, ठीक है। अब निकाल के देखते जरा, यहां निकालो, m1 कितना है सर, m है, m है क्या, अच्छा मैंने सिग्मा दिया हुआ है ना, मैंने आपको क्या दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, तो मास तुम m क्या ही लोगे, सिग्मा इंटू ए ले लो, ठीक है, क्योंकि m मास दिया हुआ नहीं होगा, सिग्मा ही दिया होगा, तो सिग्मा इंटू ए, डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है, x रखो, थोड़ा सा जगह चाहिए होगा मुझे इसमें, दिख रहा है ना इतने में, अरे दिख तो रहा है, ऐसी बात नहीं है, तो समय ज्यादा हो गया, आ जाएगा दिमाग में, चिंता मत करो। क्या बता रहा था मैं, कैविटी बता रहा था ना, हाँ, तो सिग्मा इंटू ए ले लो, और डिस्टेंस कितनी है, x1 है, x1 को x1 ही रखो, इसमें x रख दो, चलो एक ही डिस्टेंस में मान लेता हूं x है, और एक ही डिस्टेंस मैंने मान लिया x1, m2 कितना है सर, m2 है आपका माइनस का सिग्मा, एरिया उसका a1 है, डिस्टेंस है जो है वो है आपका x2, x1 लिखा ना मैंने, चलो x1 अपान में टोटल मास क्या है सर, सिग्मा a माइनस का, मतलब प्लस करोगे, हालांकि ये माइनस है, माइनस का सिग्मा इंटू a1, क्या यहां से कुछ रिजल्ट निकल के आया, दिख रहा है, क्या रिजल्ट है सर, सिग्मा को आप कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा सर, ax माइनस का a1x1 अपॉन में a माइनस a1, दिस इज योर x सेंटर ऑफ मास, ax माइनस a1x1 अपॉन में a माइनस a1। वहीं अगर आपको y सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो y सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे सर, ay माइनस a1y1 अपॉन में a माइनस a1। ये तो दो सिस्टम हो गया, अगर मान लो सिस्टम बढ़ जाता है, तीन सिस्टम आ जाता है, तीन सिस्टम में क्या करोगे, सेम काम,
4 3, ये बस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का A1 है भाई, हाँ माइनस का A2 Y2। अगर दो कैविटी आ गए ना, दो कैविटी आ गए तो यहाँ माइनस एक और लग जाएगा। समझ गए? एक सवाल से और करा दूंगा, पहले इतना नोट करो, एक सवाल से इसको क्लियर करता हूं, जल्दी नोट करिए। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कल ही स्टार्ट करूंगा, आज इस टॉपिक को बस खत्म करता हूं। हो गया? नोट हो गया? चलिए, तो एक सवाल है इसमें, इसकी रेडियस दी हुई है आपको r, और यहां पे एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा काटा हुआ है, ठीक है। इसकी रेडियस तो आपको r दी हुई है, और इसकी जो रेडियस है वो आपको दी हुई है r/2। एक आपका r है, एक आपका r/2 है, और कुछ गिवन है क्या? और कुछ गिवन नहीं है। आपको बताना है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। r/2 है बेटा, है ना, तो r/2 है, तो सर्कल अगर मैं बनाऊंगा तो ये r है, और ये मैंने यहाँ कट किया है इसको r/2 पे, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड सेंटर ऑफ मास। चलिए ट्राई करिए जरा। चलो करके दिखा देता हूं कैसे निकालोगे। ये तो अगेन दोबारा वही कर लो सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा 0,0, और ये क्या निकल के आ जाएगा सर, ये r/2, 0, यही हो जाएगा। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। अब फॉर्मूला क्या था सर, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, एरिया इंटू एक्स माइनस A1 इंटू x1। तो पहले वाले का एरिया कितना होगा सर, कैपिटल है ना, तो πr², करेक्ट। πr² में माइनस करेंगे क्या, माइनस नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 0, क्योंकि डिस्टेंस x की पोजीशन क्या है यहाँ पे 0 है, माइनस एरिया ऑफ दिस, इसका एरिया कितना होगा सर, πr²/4, मल्टीप्लाई क्या कर रहे होंगे, ये होगा ना πr²/4, मल्टीप्लाई क्या कर रहे होंगे सर, r/2, क्योंकि x की पोजीशन क्या है r/2, अपॉन में पहले वाले का एरिया है आपका πr², दूसरे वाले का एरिया है आपका πr²/4। आई बात समझ? यहां से कितना निकल के आ गया सर, ये तो खत्म, ये कितना निकल के आ रहा है, माइनस का कुछ नहीं कटेगा, πr³ अपॉन में 8, और डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 4πr² माइनस πr², दैट इज 3πr² अपॉन में 4। तो 4 से 8 चला गया 2 बार में, पाई से पाई चला गया, और r² से ये चला गया, तो क्या बचा बच्चों सर, बच रहा है आपके पास r/3। क्या यही आपका है r/3, r/6 है ना, नेगेटिव का r/6, यहाँ 2 भी तो बचा हुआ है, माइनस का r/6, यहाँ 2 भी तो बचा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो y x सेंटर ऑफ मास निकल के आ गया है आपके पास, ठीक है, y सेंटर ऑफ मास निकाल लो, x सेंटर ऑफ मास आ गया नेगेटिव ऑफ r/6, नेगेटिव का मतलब क्या है, इधर की तरफ शिफ्ट है, ठीक है। चलो y निकालते हैं, y सेंटर ऑफ मास, अरे 0 है क्या, निकालना जरूरी है क्या, 0 है क्या, देखो y भी 0 है, y1 भी 0 है, तो 0 ही आएगा। तो पूरे के पूरे उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर चला गया होगा, यहां कहीं आ गया होगा इधर, दैट इज r/6, 0। आई बात समझ में? एक सवाल देता हूं जिसमें 2 कैविटी मैंने दे दी है, ठीक है। चलो एक सवाल और लिख लो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। r रेडियस है बच्चों इसका, ठीक है, और एक कैविटी मैंने यहां बना दी, इसका रेडियस है आपका r/4, और एक कैविटी मैंने यहां बना दी है, इसका रेडियस है आपका r/4। तो तुम्हें पता है फॉर्मूले तो सिंपल ही हैं, बस x
कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना है, कितना कितना होगा। करो जरा इसे, चलो कैसे निकालोगे आंसर इसका, निकल तो गया ही होगा। सर एक्स सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, क्या होगा सर एक्स सेंटर ऑफ मास, पहले वाले का एरिया सर पाई आर स्क्वायर, पहले तो कोऑर्डिनेट लिख दो सर, इसका तो 0,0, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, r/4 है इसका रेडियस, इसका कितना हो जाएगा, अरे एक्स एक्सिस कितना होगा अगर r/4 है रेडियस, ये आपका 0 है ना, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लोगे, r/4 होगा, 3r/4 होगा ना, कॉमा 0, और ये कितना हो जाएगा 0, करेक्ट या कुछ गलत हो गया, कैविटी तो मैंने वहीं से कट की है, ठीक है, अब तो कर लोगे, करके तो नहीं दिखाना, चलो बस वही लगाना है तुम्हें, 3 है तो 3 का लिख लेना, ठीक है ना, 3 अगर है तो 3 का लिख लेना, a इंटू एक्स माइनस a1 इंटू x1 माइनस a2 इंटू x2 अपॉन में वही a माइनस a1 माइनस a2, ठीक है, सेम y के लिए भी a y माइनस a1 y1 a2 y2 अपॉन में a माइनस a1 माइनस a2, चलो पुट करोगे निकल के आ जाएगा, ठीक है, फिर आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।